प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट 3 के अंतर्गत पढ़ेंगे काव्य शास्त्र के अंतर्गत शब्द शक्ति। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं और उसके क्या क्या भेद होते हैं, इसका अपन जिक्र करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा किसको, शब्द शक्ति। अब शब्द शक्ति को स्पष्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा शब्द लेता हूँ, वह है शब्द। शब्द अपन किसे कहते हैं, वर्णों का सार्थक समूह है शब्द। क्या है, वर्णों का सार्थक समूह शब्द हैं, यानी ऐसे वर्ण जो कोई न कोई अर्थ प्रकट करते हो, उसमें निरर्थक ना चीज हो, अर्थ हो, सार्थक हो, निरर्थक नहीं होना चाहिए। तो सार्थक वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। फिर देखिए, शब्द में जो अर्थ निहित रहता है, शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार का अर्थ है कार्य, ठीक है ना। निहित अर्थ को प्रकट करने वाले कार्य को हम शब्द शक्ति कहते हैं। कि शब्द में निहित कोई न कोई अर्थ रहता है, उसको प्रकट करने वाले जो कार्य हैं, जो फैक्टर हैं, उनको हमने शब्द शक्ति कहा है। फिर देखिए, शब्द का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं होता है। क्या कहा है, शब्द का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं होता है। उसका अर्थ तो उसके प्रयोग पर निर्भर करता है, यानी कौन से शब्द को हमने किस जगह प्रयोग किया है उस पर निर्भर करता है। क्योंकि एक ही शब्द को भिन्न भिन्न संदर्भों में काम लेने से उसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। यानी एक ही शब्द को अपन भिन्न भिन्न संदर्भों में प्रयोग करते हैं और उसका अलग अलग अर्थ निकलता है। फिर यहाँ क्या कहा है, यह अर्थ निकालने का कार्य किसी न किसी शक्ति के द्वारा होता है। यानी एक ही शब्द का भिन्न भिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न अर्थ निकलना, यह कार्य जो है किसी न किसी शक्ति के द्वारा संभव होता है और इसी शक्ति को हम क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, हम यहाँ पढ़ेंगे शब्द शक्ति के प्रकार, कि ये जो शब्द शक्ति हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। शब्द का अर्थ जानने के लिए उसमें निहित शक्ति के आधार पर, यानी किसी भी शब्द का अपन अर्थ जानने की कोशिश करते हैं तो उस शब्द के अंदर एक शक्ति निहित रहती है। उस शक्ति के आधार पर संस्कृत के जो प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं मम्मट, उन्होंने अपनी पुस्तक काव्य शास्त्र में 3 प्रकार के अर्थ का निर्देश किया है कि प्रत्येक शब्द में 3 प्रकार से अर्थ निकलता है और क्रमशः 3 शब्द शक्तियाँ उन्होंने मानी हैं। किन्होंने, आचार्य मम्मट ने शब्द के अर्थ के आधार पर शब्द शक्ति के 3 भेद किए हैं। उसमें देखिए, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब देखिए, अभिधा से जो अर्थ प्राप्त होता है उसको हमने 3-4 प्रकार से संबोधित किया है। क्या कहा है, अभिधार्थ, मुख्यार्थ, वाचार्थ, संकेतार्थ, ये 4 इसके रूप हैं। ये चारों ही एक ही चीज हैं। फिर लक्षणा शब्द शक्ति, और उसमें कहा है
कि लक्षणा शब्द शक्ति से जो अर्थ प्राप्त होता है उसको लक्ष्यार्थ कहा जाता है। फिर व्यंजना शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति से जो अर्थ की प्राप्ति होती है उसे व्यंग्यार्थ कहा जाता है। देखिए यहाँ मैंने दो उदाहरण लिए हैं। राम की गाय 5 किलो दूध देती हैं। कितने किलो? 5 किलो दूध देती हैं। और दूसरा लिया है, महेश किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वह तो निरी गाय हैं। तो एक तो राम की गाय 5 किलो दूध देती हैं, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि राम की गाय हैं और वह 5 किलो दूध देती हैं। तो यहाँ तो क्या है? अभिधा शब्द शक्ति है पहले में। फिर महेश किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, सीधा है, वह निरी गाय हैं। गाय का स्वभाव सरल होता है, इसलिए यहाँ जो है महेश के स्वभाव के लक्षण बताए गए हैं, इसलिए यहाँ जो है लक्षणा शब्द शक्ति हैं। अब हम इसके आगे अभिधा शब्द शक्ति पढ़ेंगे। अभिधा, अभिधा का अर्थ होता है नाम। क्या होता है? नाम। यहाँ अपन क्या देखते हैं कि वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य या शब्द के साधारण एवं व्यवहारिक अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। यानी वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य, कहे गए वाक्य का साधारण व्यक्ति या व्यवहारिक अर्थ निकाल लिया जाए तो वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। यह शक्ति किसी के गुण, जाति, द्रव्य, क्रिया का ज्ञान कराती है। क्या कराती है? किसी के गुण का, जाति का, द्रव्य का, क्रिया आदि का ज्ञान कराती हैं। यानी इस शब्द शक्ति में साधारण अर्थ और व्यवहारिक अर्थ लगाया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि मैदान में गधा चल रहा है या लड़की शतरंज खेलती है। अब इन दोनों का हम अन्य अर्थ नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इनका अर्थ जो साधारण है, जो व्यवहारिक है, वही लगाएंगे। क्योंकि वाक्यों से वक्ता के साधारण और व्यवहारिक अर्थ को समझा जा सकता है कि ये किसकी बात कर रहे हैं, इस चीज़ को समझा जा सकता है। अब मैदान में गधा चल रहा है तो हम समझ लेंगे कि लंबे कान वाला पशु विशेष वह जो मैदान में चल रहा है। दूसरा, लड़की जब शतरंज खेलती है तब इसका साधारण अर्थ पर लगाएंगे कि एक लड़की शतरंज का खेल खेल रही है, इसका अन्य अर्थ नहीं लगा सकते। फिर देखिए आता है लक्षणा शब्द शक्ति। अब लक्षणा शब्द शक्ति अभिधा से भिन्न है। जब वक्ता द्वारा बोले गए शब्द के वाच्यार्थ यानी मुख्यार्थ को बाधित कर अर्थात उसको स्वीकार न कर किसी अन्य अर्थ को ग्रहण किया जाता है। यानी अभिधा शब्द शक्ति के अर्थ को बाधित कर और अन्य अर्थ को ग्रहण कर लिया जाता है, तब उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। और लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जिससे अर्थ का बोध होता है वह तो है लक्ष्यार्थ, और जिस शक्ति के माध्यम से हम उस अर्थ तक पहुँचे वह है हमारी लक्षणा शब्द शक्ति। समझ गए ना कि जब वक्ता यानी वक्ता बोले गए शब्द के वाचार्थ यानी मुख्यार्थ को बाधित कर अर्थात उसको स्वीकार न कर किसी अन्य अर्थ को ग्रहण कर लिया जाता है, तब तो उसे कहते हैं लक्ष्यार्थ। और लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली जो शक्ति है
उसको अपन कहते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। यहाँ मैंने 2 उदाहरण लिए हैं। मोहन का मन पत्थर है और मेरा मित्र गधा है। ठीक है, क्या है, यहाँ देखिए उनके गुणों को बताया जाएगा, उनके लक्षणों को बताया जाएगा कि मोहन का मन पत्थर है, इसका मतलब है कि मोहन का मन अत्यधिक कठोर है, किसी पे दया नहीं करता है, पिघलता नहीं है। तब यहाँ जो है उसके मन की कठोरता के गुण बताए जा रहे हैं पत्थर के माध्यम से, तब यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है। मेरा मित्र गधा है, गधा का मतलब है कि वो लंबे कान वाला पशु विशेष तो है नहीं, यानी उस पशु विशेष के गुण हैं मूर्खता के, तब यहाँ मेरा मित्र क्या है, मूर्ख हैं। तो इस प्रकार से किसी वाक्य में किसी के गुण बताए जाते हैं तब वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 भेद, जिसमें हमने रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, उपादान लक्षणा और लक्षणा के रूप में इसके 4 भेद किए हैं। रूढ़ा लक्षणा, अब रूढ़ शब्द जो होते हैं उसी के आधार पर ये चला है कि रूढ़ का अर्थ है परंपरा से चला आता हुआ निश्चित अर्थ देने वाली शक्ति। क्या होती है? परंपरा से चला आता हुआ निश्चित अर्थ देने वाली शक्ति को हम रूढ़ा लक्षणा कहते हैं। जैसे परंपरा से प्रचलित प्रयोग वाले में यहाँ उदाहरण देख रहा हूँ, भारत जाग उठा, भारत बैटिंग कर रहा है। अब देखिए, भारत जाग उठा, भारत बैटिंग कर रहा है। यहाँ भारत जाग उठा का परंपरा से हमने अर्थ लिया है भारतवासी जाग उठे। भारत बैटिंग कर रहा है, इसका मतलब भारत के खिलाड़ी बैटिंग कर रहे हैं। हमने इनको रूढ़ मान लिया है। फिर लोकोक्ति और मुहावरे जहाँ जिस वाक्य में होते हैं वहाँ रूढ़ा लक्षणा होती हैं। जैसे नरेश की सरेआम पगड़ी उछाल दी गई, पगड़ी उछालना मुहावरा है, तो यहाँ पर रूढ़ा लक्षणा होगी। देखिए, जब किसी लोक व्यवहार की रूढ़ि या परंपरा, मुहावरे, लोकोक्तियों को आधार बनाकर लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ रूढ़ा लक्षणा होती हैं। ठीक है ना? जब किसी लोक व्यवहार की रूढ़ि यानी परंपरा या फिर मुहावरे और लोकोक्तियाँ को आधार बना करके लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती हैं। हमने यहाँ उदाहरण लिए थे, भारत जाग उठा वाक्य जो हैं उसमें भारत से वक्ता का अभिप्राय भारत देश न होकर वहाँ भारतवासियों से हैं कि भारतवासी जाग उठे हैं। भारत शब्द का प्रयोग साहित्य कार भारतवासी अर्थ में करते आते हैं। इसी प्रकार जाग उठा मुहावरा है जिसका अर्थ होता है जागरूक होना, सजग होना। तो ये हमारी हो गई थी रूढ़ा लक्षणा। अब जो है दूसरी लक्षणा में प्रयोजनवती लक्षणा, जहाँ वक्ता के विशेष प्रयोजन यानी वक्ता का कोई न कोई मतंग होते हैं, कोई मत होता है, कोई विचार होता है, उससे वो प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ से किया जाता है, तब वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाती हैं। यानी वक्ता का कोई न कोई प्रयोजन होता है, कोई न कोई
कारण होता है जिससे वह इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे यह ताजमहल कब तक पूरा होगा, यानी वह ताजमहल तो नहीं बना रहा है, लेकिन उस भवन को बनाने में समय जो है ज़्यादा लगा है, यानी लंबे समय तक बनने वाली जो इमारत होगी, जो भवन होगा, उसके लिए इन्होंने ताजमहल का प्रयोग किया है। यानी यहाँ पर उसका प्रयोजन था क्या, उस भवन को लगने वाली देरी या समय, उसको स्पष्ट करने के लिए इसने ताजमहल का प्रयोग किया है। फिर देखिए तो सही, मेरे पड़ोसी ने क्या ताजमहल बनाया है। अब उसने ताजमहल नहीं बनाया, लेकिन ताजमहल जैसा उसने सुंदर भवन बनाया है। तब ये सुंदरता को प्रकट करने के लिए इसी प्रयोजन से इसने यहाँ पर ताजमहल शब्द का प्रयोग किया है। यह बेग उठता ही नहीं, क्या पत्थर भर लाए इसमें, यानी यहाँ पत्थर भर के उस बेग में नहीं लाया है। इस चीज़ को बताने के लिए कि वजन बहुत हैं, वजनदार बेग था, इस प्रयोजन से यहाँ इसने पत्थर भरकर का प्रयोग किया है। इस प्रकार से यह हमारी हुई प्रयोजनवती लक्षणा। तीसरी लक्षणा शब्द शक्ति है उपादान लक्षणा। उपादान का अर्थ होता है अंग। यदि लक्षणा से निकलने वाले अर्थ में वाचार्थ यानी अभिधा वाला अर्थ भी सम्मिलित रहता है तो उसे उपादान लक्षणा कहते हैं। लक्ष्यार्थ में वाचार्थ भी एक उपादान अंग के रूप में सम्मिलित रहता है। ठीक है ना। क्या कहा है कि यदि लक्षणा से निकलने वाले अर्थ में है तो क्या, लक्षणा शब्द शक्ति। अब उस अर्थ में वाचार्थ का अर्थ है अभिधा वाला अर्थ भी उसमें सम्मिलित रहता है तो उसे उपादान लक्षणा कहते हैं। लक्ष्यार्थ में वाचार्थ भी एक उपादान अंग के रूप में सम्मिलित रहता है। जैसे क्या कहा है भैया, जब अलग घर बसाओगे तो नॉन तेल का भाव पता लग जाएगा। किसका? नमक तेल के भाव का पता लग जाएगा। तो यहाँ क्या कहा है, नॉन और तेल का अर्थ जो है घर गृहस्थी सभी या घर गृहस्थी संबंधी सभी वस्तुओं से होता है। ऐसा नहीं है कि हम अलग घर बसाते हैं तो नमक और तेल की ही आवश्यकता होती है। इसके साथ में अन्य जो भी गृहस्थी संबंधी वस्तुएं हैं उन सब से इसका अर्थ लगाया जाता है। लेकिन इन वस्तुओं में नमक और तेल का अर्थ भी सम्मिलित हैं कि अन्य भी हैं और नमक और तेल भी सम्मिलित हैं। उसी प्रकार से मैं एक दो और उदाहरण लेता हूं। हाथ पांव बचाकर कार्य करना। अब कार्य कर रहे हैं तब वह हाथ पैर तो बचाने ही हैं, उसके साथ में अन्य अंगों की भी यहाँ बात कही गई है। तो यहाँ पर दो बंदूकों ने सारी बस लूट ली। यहाँ पर दो बंदूकों का मतलब है जो लुटेरे थे उनके साथ में बंदूकें भी थी, इसलिए लुटेरों का नाम नहीं लिखा, यहाँ दो बंदूकों का ही लिखा है। तो इस प्रकार के जहाँ जहाँ उदाहरण आते हैं वहाँ उपादान लक्षणा होता है। अब चौथा लक्षणा शब्द शक्ति का भेद है लक्षणा। जहाँ पर लक्षणा से निकलने वाले अर्थ में वाचार्थ सम्मिलित नहीं होता, वहाँ तो वाचार्थ सम्मिलित हैं
यहाँ वाच्यार्थ सम्मिलित नहीं होता। जो शब्द बोला जा रहा है उसका अभिधा वाला अर्थ सम्मिलित न होकर उस शब्द का केवल लक्षण यानी विशेषता बताने वाला ही अर्थ सम्मिलित रहता है, तब वहाँ पर लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति होती हैं। जैसे मेरा मित्र गधा है, तो मेरा मित्र गधा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके 2 कान हैं, 4 पैर हैं, पूंछ हैं, गर्दन है उसकी लंबी, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर इसका अर्थ है कि मेरा मित्र गधा तो नहीं किंतु मूर्ख है, तो यहाँ मूर्ख से इसका तात्पर्य है। दोनों घरों में अच्छा तालमेल है, दोनों घरों में अच्छा तालमेल है, सामंजस्य अच्छा है। इसका मतलब है कि उन घरों में सामंजस्य नहीं है, घरों में तो नहीं किंतु घरों के लोगों में अच्छा सामंजस्य होता है। वहाँ पर इस प्रकार लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे मैं कहूँ कि सारा गांव गरीब है, तो यहाँ पर सारा गांव गरीब थोड़े होता है, गांव तो नहीं किंतु गांव के लोग गरीब होते हैं। राजस्थान वीर हैं, इसका मतलब राजस्थान वीर नहीं, राजस्थान प्रदेश तो नहीं किंतु राजस्थान के लोग जो हैं वह वीर हैं। मेरा घर गंगा नदी पर है, अब देखिए मेरा घर गंगा नदी पर है, इसका मतलब उस बहाव में नहीं है, गंगा नदी पर तो नहीं किंतु गंगा के किनारे हैं या गंगा के तट पर हैं। इस प्रकार से हमने अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति हैं वह पूर्ण कर ली हैं। अब जो अगली शब्द शक्ति हैं वह है व्यंजना। आज हम शब्द शक्ति के रूप में 2 शब्द शक्तियाँ ही पढ़ेंगे और कल हम इसके आगे वाली व्यंजना शब्द शक्ति का विस्तार से अध्ययन करेंगे और कुछ इसके अपन एग्जाम्पल भी करेंगे तीनों ही शब्द शक्तियों के। आपको हमारा ये YouTube चैनल कैसा लगता है दोस्तों, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।